Good morning and welcome back to this video, guys. Today we are going to Agra Taj Mahal, and right now we are here at गुड़गांव. मैं गुड़गांव सेक्टर 40 में रहता हूँ और यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं आगरा ताज महल जाने के लिए, विच इज़ अराउंड 240 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस. और गूगल ने हमको बताया कि अराउंड 4 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से हमको आगरा तक के लिए. तो बस देखते हैं कि कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में. और ये है मेरा घर मेरे पीछे, एंड मैं आज जो अपनी जर्नी कर रहा हूँ अपने ब्रदर के साथ कर रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट दी जर्नी एंड सी कि किस तरीके का रास्ते में व्यू मिलता है और कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में. गाइस अभी मैं हूँ पेट्रोल पंप में, और सबसे यूनिक बात ये है कि मैंने अपनी गाड़ी ख़रीदी थी ईयर 2014 में, और अभी 6 साल हो गए हैं. और 6 साल में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मैंने अपनी बाइक में फुल पेट्रोल डलवाया है. और आप सभी को मालूम है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, और उसके बाद मेरी गाड़ी में फुल पेट्रोल. अभी तो हम लोग हरियाणा से पूरी तरीके से निकले भी नहीं हैं, गुड़गांव के बाहर भी नहीं आए हैं, और इतने में ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो मैं हेलमेट लगा के बैठा हूँ पीछे की तरफ, इस हेलमेट के मदद से तो जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. तो फ़िलहाल अभी हम लोग हेलमेट लेने के लिए आए हैं. एक होंडा का शोरूम है वहाँ पे. फाइनली 205 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग हैं आगरा में. ठीक है, मैं आपको इसी चार्ज में पूरा ही घुमाऊंगा. और ये है सिक्योरिटी जोन जहाँ पे ले तो लिया गाइड. वेलकम है भैया जी ताजमहल के अंदर. मेरा नाम हरिंदर कुमार बघेल है और हम लोग इस जगह में चल रहे हैं. ये ताजमहल का पहला पार्ट है. 4 कोर्ट एरिया बोलते हैं. यहाँ 4 एंट्रेंस बने हैं, 4 कॉर्नर में से सामने गार्डन बने हैं. सिर्फ 4 बाग बोले जाते हैं जिसके से हम लोगों ने एंट्री करा है. ये ताजमहल का पश्चिमी दरवाजा है और ये लोकल गेट कहलाता है ताजमहल का. यहाँ से भीड़ ज़्यादा आती है क्योंकि ये गेट सिटी से जुड़ा हुआ है. और उसी का सेम रेप्लिका सामने जो है ईस्ट गेट है, वो ताजमहल का VIP है. जैसे कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आगरा आते हैं विजिट करने के लिए, उन लोगों की एंट्री वहाँ से होती है. अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन फेसिंग है? ये वेस्ट गेट है. और एक सामने जो एंट्रेंस है वो साउथ एंट्रेंस. अच्छा, हाँ. साउथ एंट्रेंस का एक नाम है लीवर कॉलोनी गेट. ताजमहल को जिन 20,000 कारीगरों ने बनाया था, आज इस गेट के बाहर वो लोग रहते हैं. और उन लोगों की 17वीं डिसेंडिंग जनरेशन काम करती है इसी टेक्निक से जिस टेक्निक से उन्होंने ताजमहल को बनाया. ये मेन एंट्री गेट है नॉर्थ साइड में. इस गेट का नाम है शाही दरवाजा. रॉयल एंट्रेंस कहलाता है कि जब मुगल टाइम में ताजमहल बना था, इस गेट से सिर्फ रॉयल परिवार ही एंटर करते थे. अच्छा. बाकी आम पब्लिक के लिए एक साइड में आपको छोटा गेट दिखाऊंगा, वो लोग वहाँ से आते जाते हैं. तो गेट को रॉयल इसलिए बनाया क्योंकि जो राजा थे हाथियों से आते थे, घोड़ों से आते थे. 105 फीट की 3rd मीटर है. 35 मीटर का है. 105 फीट की हाइट है इसकी. अच्छा. और गेट पे जैसा पेंटिंग जैसा दिख रहा है आपको, फ्लावर, लीव्स, ब्लैक लेटर्स, हम लोग देखेंगे पास जाके से प्रैक्टिकली कि कोई भी पेंटिंग नहीं है, कोई भी कलर नहीं है. भैया आइए थोड़ा आइए. ये सेमी प्रेसिस स्टोन है जो मार्बल को इंग्रेव करे गए हैं पत्थर को काटने के बाद. बॉटम से टैप कैलीग्राफी देखेंगे सेम साइज की लगती है, बट ये सेम नहीं है. इसकी कैलीग्राफी ये है वैन वाला जी. नीचे थोड़ा आकार छोटा है, ऐसे बिगर 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 ऐसे ऐसे बनाया ऐसे. और सेम होती ना, ऊपर जाके छोटी दिखती, बड़ी नहीं दिखती. और ऊपर देखेंगे व्हाइट कलर के जो डोम है, ये सिंबल करते हैं कि ताजमहल को कितना समय लगा था. हाउ मेनी डोम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डोम इसके फ्रंट में है और 11 डोम इसके बैक में है. टोटल है 22 डोम है. ये ताजमहल को 22 ईयर्स लगा था क्योंकि वो ज़माने में कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कैलेंडर नहीं थे. 1 ईयर होता 1 डोम बनाते, 2nd ईयर होता 2nd डोम बनाते. बनते बनते जब ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 डोम बन गए थे. आर्किटेक्चर ने बाद में उनको वहाँ सजा दिया जिससे आके टूरिस्ट देख सके. नेचुरलिटी जो होती इसकी देखने लायक. यहाँ आएंगे, एक सेंटर लाइन है, तो ताजमहल को सेंटर लाइन को फॉलो करके बनाया है. ये लाइन इसलिए खींची गई कि ताजमहल तो एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है.
हम लोग यहाँ से लाइन से देखेंगे, ये जो पट्टी बनी हुई है आधा पार्ट में है, यानी यहाँ से जो डायरेक्शन है वेस्ट और ईस्ट के 150 मीटर है और 150 मीटर। अच्छा, ये लाइन को पहले खींचा गया, इस लाइन की सिमेट्री में वहाँ ग्रेव बनी है मुमताज़ की, इस लाइन के बीचों बीच पहले उन्हें ज़मीन में दफनाया जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा। तो जो ब्यूटी है, जो काम है ताजमहल के इस लाइन को देखकर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैक लेटर्स जो है एक कुरान के लास्ट चैप्टर है, इवनिंग प्रेयर है कि जब शाहजहां महल वापस जाते इवनिंग प्रेयर गाते थे। अब देखेंगे, अब देखो सामने जैसा फेस ताजमहल का आप देख रहे हैं ना, हाँ। वो आपको 4 साइड मिलेगा, इसकी राइट में, लेफ्ट में और बिहाइंड में। हाँ हाँ, क्योंकि ये ताजमहल जो है, भैया फोन में लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलते जाओ। तो ये 4 साइड इसलिए बनाया क्योंकि मुमताज ने एक खास प्रॉमिस किया था कि मेरी मेमोरी के लिए एक ऐसा मकबरा बने जिसका फेस ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हो। अच्छा, तो इसलिए एक होने का यही कारण है कि 4 डायरेक्शन होती हैं। शाहजहां ने सोचा कि 4 डायरेक्शन होती हैं, उसके हिसाब से इसे बनाया जाए कोई चीज़। तो उन्होंने सारी सेटलमेंट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 1630 में मुमताज की डेथ हुई थी बुरहानपुर जिला के अंदर। अभी आप लोग दिल्ली से आए ना, बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। तो उन्होंने सारा सेटलमेंट बनाने के लिए 1 साल लिया। तो आर्किटेक्चर जो थे ईरान से आए थे, ये जो स्टोन आर्ट ऑफ इंडिया से है, कुछ अपने इंडिया से हैं। 1631 में काम की शुरुआत हुई थी और ताजमहल 1653 में बनके कंप्लीट हुआ। 31 to 53 22 ईयर है। 22 ईयर का सिंबल हम लोग देख चुके हैं, आगे थे 11 डाउन और इसके बैक में 11 डाउन है। राइट, यहाँ एक सिंबल है डेट का। जिस रूट पर हम लोग चल रहे हैं, ये गार्डन्स के पार्क जो है बने हैं, इधर टोटल गिनते हैं तो इधर 8 होल हैं, इधर 8 पार्क हैं। अच्छा, 1 2 3 and 4 Right. 4 अगले पार्ट में। अच्छा, तो 8 पार्क इस रूट पे हैं और 8 पार्क हमारे लेफ्ट साइड में। 8 और 8 16 पार्क हैं। पानी वाले फुहारे जो हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, सामने वीआईपी चेयर है, वहाँ तक है 31। और वीआईपी चेयर से घूमकर जो फुहारे ताजमहल तक हैं वो 53 है। तो एक लॉजिक बना इधर में मैजिक टाइप में, जैसे डेट का 1631। अच्छा, 1631 में काम की यहाँ से शुरुआत हुई। 1653 में बनके कंप्लीट हुआ। ये चीज़ है। तो वीआईपी चेयर को पहले बोलते थे शाहजहां का शाही तख्त। राजा शाहजहां के साथ वहाँ खास लोग बैठ के मीटिंग्स किया करते थे। क्योंकि आज के टाइम में जो दिल्ली राजधानी है, पहले के टाइम में आगरा राजधानी हुआ करता था। तो छोटी छोटी विरासतों के जो राजा होते थे शाहजहां से मिलने के लिए आते थे। तो उन लोगों की यहाँ शाही वार्तालाप हुआ करती थी। इस जगह पे पहले पानी कहाँ से आता है? ये भी समरसेबल। तो इस जगह पे पहले किसी को चढ़ने का परमिशन नहीं था, सिर्फ राजा लोग ही अंदर ऊपर एंट्री करके मीटिंग है ना। ये सारी जितने भी ये स्टोन है, ये सब रिकंस्ट्रक्टेड है ना? हाँ, ये रिकंस्ट्रक्टेड अभी काम चल रहा है। आज ये आपको दिखाऊंगा। तो आज ये जगह का नाम वीआईपी चेयर इसलिए रखा है, जैसे कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं आगरा, तो लोगों की फोटोग्राफ यहाँ तक होती है। तो फोटोग्राफी का पॉइंट वो यहीं तक है। ओके, आप ले जा सकते हैं कैमरा, बट वो चीज़ नहीं आएगी जो यहाँ से आती है। उसके बाद फिर कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं आप कर सकते हैं, बट यहाँ से एकदम कंप्लीट ताजमहल का फोटोग्राफी होता है। आगे जाएंगे जैसे जैसे ताजमहल बड़ा साइज होता जाएगा, फिर वो पूरी चीज़ नहीं है। राइट। तो देखो ये बना है ना पूरा 1 2 3 and 4 और ये चौकोर पानी का टैंक है उसी नक्शे की तरीका से। तो यहाँ राजा बैठते थे, वहाँ आर्किटेक्चर बैठते, वहाँ छोटे राजा और सामने हेड कारीगर। तो इन लोगों की यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, इसलिए इसे शाहजहां का शाही तख्त बोलते थे। और ये परफेक्ट सेंटर भी है। इस जगह से चारों दिशाओं का दूरी 150 मीटर है। जैसे हम लोगों ने सेंटर लाइन देखा था, वहाँ से 2 लाइन का सेंटर डिस्टेंस इक्वल था, यहाँ से 4 साइड का है। आपको नाप के दिखा पिक्चर ले लें, यहाँ पे फोटोज ले लें। जो बनी गेट ऊपर तक देखो, व्हाइट टॉम तक तांबे का कलश रखा है ना, आंखों से देख सकते हो तो 1 लाइन है यहाँ तक। ये दोनों राइट और लेफ्ट वाली जो बिल्डिंग है, इनका नाम है नौबत खाना। कि जब यहाँ राजाओं की मीटिंग होती थी या आज के टाइम कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, उन लोगों का स्वागत है। फिलहाल ये बिल्डिंग है बंद है। हाँ, बंद है। देखो भैया, यहाँ से ताजमहल देखेंगे तो इसकी बॉटम से टॉप तक है 243 फीट का है, 81 मीटर का है। 4 साइड में जो पिलर देखेंगे तो ये पिलर इधर झुके हैं, ये पिलर इधर झुके हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है। हाँ, 2.5 डिग्री का जो है 90 डिग्री का 92.5 डिग्री इनका आर्किटेक्चर का। अच्छा, चारों? हाँ, चारों साइड में डायगनली बाहर की तरफ है ना? हाँ, तो इसलिए झुकाए हैं कि कभी अगर अर्थक्वेक आता है तो इसके ऊपर ना गिरे, जब भी गिरे तो ये बाहर गिरे।
फ्यूचर प्लान के हिसाब से बनाया ताजमहल। एक चीज फील करेंगे, वाइट डोम के ऊपर 3 तांबे के कलश रखे। कितनी हाइट हो सकती है उन कलश की? 3 मीटर टोटल तीनों की मिला के। ये मेरे को लग रहा है लगभग होगी 3 मीटर होगी। हाँ 3-4 मीटर होगी मेरे को लग रहा है। तो देखिए ये इल्यूजन है। फीट में बताओ ना। हाँ फीट में बताओ या मीटर में, कैसे आप वो ये कैसे भी बोलो, 3 मीटर का 9-10 फीट हुआ। तो ये जो इल्यूजन क्या है कि दूर है, डिस्टेंस पे है। कोई मैंने जो पॉइंट बताया 150 मीटर है वो फुहारा, थोड़ा आगे फिर 100 मीटर पे है। तो वो चीज़ बहुत छोटी नजर आती है, बट उसकी हाइट है 33 फीट की। 10 मीटर, हाँ 10 मीटर का है। और उस टाइम पे शाहजहां ने इसे 4 कुंटल सोना लगा के बनाया था। जब बाद में यहाँ ब्रिटिश आए थे, तो दैट इज अ गोल्ड। अब नहीं है, ब्रिटिशों ने इस तरीके से पहाड़ लगाई और उसे रिप्लेस कर दिया, तांबे का लगा। अच्छा। ये भी कंस्ट्रक्शन जो चला सफाई का काम था। लेकिन शाहजहां ने अलग अलग समय के लिए यूज किया। तो ये राइट वाली जो बिल्डिंग है, इसको बनाया गया था रॉयल गेस्ट हाउस। रॉयल परिवार जो आते थे आगरा घूमने के लिए, लोग यहीं सेना वहाँ ठहरते, राजा लोग वहाँ ठहरते थे। और ये बिल्डिंग शाही मस्जिद है। तो हर शुक्रवार को प्रेयर होती है, जुमे की नमाज होती है इसमें, हर शुक्रवार को नमाज होती है इसमें वाली। हाँ ये वाली बिल्डिंग है। इसलिए शाहजहां ने पूरी कुरान यहाँ लिखवाई थी। 16 चैप्टर है, 2 चैप्टर आगे गेट पे है, बाकी बचे 14 चैप्टर गेट ताजमहल पे है। तो हर शुक्रवार को प्रेयर होती है। लेकिन पहले क्या था, टिकट नहीं था शुक्रवार को, सब टिकट फ्री था। हाँ 2001 से जब से 7 वंडर में आए, जब से टिकट ताजमहल का 7 वंडर में कब से कंसीडर किया गया? 2001 के बाद जब गिनती हुई थी 7वें तो इसलिए फ्राइडे को सिर्फ आगरा के मुस्लिम लोग ही नमाज करते हैं। दोपहर को 12 से 1 बजे 1 घंटे खुलता है उनके लिए, बस टूरिस्ट के लिए नहीं खुलेगा। ओके। बट उसी तरीके से जो इंजीनियर ने, आर्किटेक्चर ने, इसका जो फाउंडेशन है, सामने जो लाल दीवार है वहाँ से स्टार्ट होती है, दीवार वहाँ तक जाती है। उसके नीचे फाउंडेशन जो है लकड़ी का डाला है, तो इसलिए इसके अंदर नमी हर समय रहती है। पानी खत्म हो गया तो ये सूख जाएगा। पानी जब तक यमुना में रहेगा ताजमहल बरकरार। वो लकड़ी का जो आप बता रहे थे वो क्या है? नीचे फाउंडेशन में, वो फाउंडेशन में लकड़ी है। फाउंडेशन जैसे हम लोग घर का नींव डालते हैं तो बीम डालते हैं उसके ऊपर, जैसे बीम की तरीके से लकड़ी है। अच्छा। और वो है सामने आगरा का लाल किला। वो आगरा का लाल किला है, वो उन लोगों का महल था। और सामने ये खंडर जीव दीवार है। ये काला ताजमहल का पोर्शन है। काला ताजमहल मतलब क्या? शाहजहां एक काला ताजमहल बनाने वाले, जैसे आपने एक चीज देखी यहाँ, ये मिरर्स रेप्लिका की तरीका से, जो चीज इधर है वही चीज इधर है, सेम है ना। इसलिए व्हाइट का ब्लैक होना चाहिए, तो वो काला बना। इसलिए वो 2 साल तक अनकम्प्लीट है। 2 साल तो उसका वर्क हुआ था। बट उनके बेटे जब तक ये हुए, औरंगजेब यानी मुमताज से 14 बच्चे से 8 बच्चों की डेथ हुई थी, 6 जुड़ा। उनसे जो 4 बच्चे थे, दारा शिकोह सबसे बड़ा था, मोहम्मद शुजा, कुरान बख्श, औरंगजेब सबसे छोटा था, जिसने अपने पिता से हिसाब लिया कि आपने इस ताजमहल को बनाने में कितना पैसा लगाया। इस ताजमहल को बनाने का खर्चा उस जमाने का 4 करोड़ रुपए का। ओह माय गॉड। तो उन्होंने कहा हाँ अगला काला ताजमहल जो है काले पत्थर से बनेगा। इस काले वाले पत्थर को बेल्जियम से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो उसका खर्चा ऑटोमेटिकली 5 से 6 गुना होगा। इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? राजा के भिखारी बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने अनकम्प्लीट करके पिता को वहाँ से कैद कर लिया। वहाँ 8 साल उन्होंने शाहजहां ने वहाँ जेल काटी। अच्छा। वहाँ जेल काटी थी। उधर पे से ताजमहल दिखता था यहाँ पूरा। इसलिए वो महल उन लोगों का वहाँ है। अच्छा वो वहाँ रहते रहे ना। आई थिंक वहाँ पे कोई एक विंडो था शायद, जाना विंडो से वो जो 3 डोम आपको व्हाइट वाले नजर आ रहे हैं ना, उसी के अंदर वो विंडो है। अच्छा। शीश महल बोलते हैं। वहाँ से वो देखते थे। शीश महल, राइट। शीश महल में वो देखते थे ताजमहल। मिरर के बाद उनकी 1666 में जब डेथ हुई, उनकी बेटियां रोशनारा जहानारा नाव के द्वारा यहाँ लाई, उनकी बॉडी को इसके अंदर फिर दफनाया। जब उनकी दोनों बॉडियाँ सामने आमने रखी हुई, बट उनकी बॉडी को दफनाने का प्रोसेस काले वाले ताजमहल में था। दोस्तों मैं हूँ फ़िलहाल ताजमहल में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जिसका आपको ज़रूरत पड़ सकता है अगर आप ताजमहल विज़िट करने वाले हैं। तो होता क्या है कि ताजमहल के अगर आपको अंदर एंट्री लेनी है तो उसकी अलग से आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 250 रुपये की आती है। और अगर आपको ताजमहल के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ बाहर वाले एरिया में विज़िट करना है, घूमना है, तो उसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये की आती है। आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप 50 रुपये की टिकट लेके आप अंदर आ जाइए, और इन केस अगर आपका मूड चेंज होता है तो आप 200 रुपये और देके और अपनी टिकट को अपग्रेड कर सकते हो और ताजमहल के अंदर जा सकते हो। अगर आप ताजमहल के अंदर जाते हो, यानी कि जो ये आप देख रहे हो बेस जिसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर चढ़ते हो तो आपको अपने जूते में एक कवर आता है वो डालना पड़ता है,
और बिना कवर डाले आप उस बेस पे आप जा नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है। तो यहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं, आप जैसे ही आप बाहर से अंदर की तरफ एंट्री लेते हो ताजमहल में, तो वहीं पे वो जो कवर होता है उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बताते हैं कि 5 रुपये का दे रहे हैं ले लो, 10 रुपये का दे रहे हैं ले लो। लोगों को लगता है कि जब हम ताजमहल के अंदर एंट्री करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ख़रीद भी लेते हैं। 1 किलोमीटर पहले ही बेचना शुरू कर देते हैं। और जब यहाँ पे आके आप, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूड बनता ही नहीं है ताजमहल के अंदर जाने का, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं देखने के लिए, सिर्फ मकबरा है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर की तरफ ही घूमते हैं और बाहर से ही अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे में वो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप ताजमहल आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर आप हड़बड़ाइए मत। अगर आपको लोग सेल करना चाह रहे हैं, अगर आपको बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-3 जगह पे इंक्वायरी कर लीजिए और उसके बाद आप चीज़ों को ख़रीदिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस थी अगर आप ताजमहल आ रहे हैं तो। अभी मैं फ़िलहाल हूँ प्रेम मंदिर मथुरा में, और प्रेम मंदिर मथुरा का क्राउड आप देख सकते हो। मतलब अभी भी कोविड का टाइम चल रहा है, और कोविड के टाइम पे भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। आई मीन पिछले आई थिंक 1.5-2 सालों में ये पहली बार है कि मैंने इतना क्राउड देखा है किसी जगह पे। और बहुत कम लोग ही हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है यहाँ पे। एनीवे, बात करते हैं यहाँ के व्यू का। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। और मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है रात का नज़ारा मंदिर का, जो कि है प्रेम मंदिर मथुरा। और थोड़ी थोड़ी देर में मंदिर में ये जो LEDs लगी हैं, ये अपनी कलर चेंज करती हैं, जिसकी वजह से मंदिर का पूरा कलर अलग अलग दिखाई देता है। और ये है मंदिर के सामने का फाउंटेन, सामने का नहीं, पीछे का फाउंटेन है, जिसे देखने के लिए आप लोगों का भीड़ देख सकते हो। बहुत क्राउड है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं पलवल के पास में हूँ, और जब आगरा से हम लोग निकले थे तो उस वक्त लगभग 5 बजे हुए थे, और फ़िलहाल अभी 9:15 हो रहे हैं। हम लोगों को मथुरा पहुँचते 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए थे लगभग, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में रास्ता भटक भी गए थे, और उसके बाद पहुँचे 1.5 घंटे के बाद, यानी कि 6:30 बजे तक पहुँचे थे। और मथुरा से हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे घूमने के बाद वहाँ पे मंदिर में, और वहाँ से हम लोग फिर से निकले हैं और अभी यहाँ पे रुके हैं पलवल के पास में। पलवल अभी पहुँचा नहीं है, हम लोग पलवल से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही रुके हुए हैं। मथुरा में मैं बिल्कुल भी शूटिंग नहीं कर पाया बाहर ब्लॉग के बारे में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और मतलब क्राउड को देखने के बाद इच्छा ही नहीं हुई कि कैमरा निकालें और कैमरा निकाल के शूट करूँ कुछ भी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है बाइक चलाने में अभी यहाँ तक पहुँचने में, वो ये है कि मेरे बाइक का जो सीट है वो बहुत हार्ड है, और इसी वजह से लगभग कंटिन्यूसली बाइक चलाते चलाते अभी काफ़ी पेन होने लगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे रुकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हॉल्ट लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है अगर आप के पास में सारे गैजेट्स ना हो और आप बाइक से ट्रैवल करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस। बाकी जुगाड़ तो इंडिया में चलता ही है, और जुगाड़ तो हमने फ़िलहाल अभी, और जुगाड़ है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। स्वेटर था हम लोगों के पास में, तो फ़िलहाल स्वेटर लगा दिया सीट में, इसलिए कि स्वेटर से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बैठने में। जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे वो ये है कि मैं पीठ में बैग टांगा था, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं बैग को पीठ से निकाल के बीच में रखूँगा, ताकि जो बैग का वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जो स्ट्रेस आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी बाइक की जो अभी फ़िलहाल की करंट रीडिंग है वो है 350 किलोमीटर, यानी कि लगभग 350 किलोमीटर हो चुके हैं जब हम घर से निकले थे। और जब हम आगरा पहुँचे थे तो उस वक्त 205 किलोमीटर था रीडिंग टोटल, तो 205 और अभी 300-350, तो लगभग आप समझ सकते हो कि मतलब 100 किलोमीटर हो गए, मतलब 145 किलोमीटर हम लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं। और अभी भी यहाँ से जो गुड़गांव का डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 90-95 किलोमीटर जो गूगल दिखा रहा है।
तो 90-95 किलोमीटर अभी हम लोग को और जाना है और डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो फ़िलहाल मेरे पीछे ये है पलवल का टोल और अभी हम लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर बीच में कहीं पे भी रुकते हैं तो फिर से मैं ब्लॉग शूट करूँगा और आपको बताऊँगा कि उस तक वहाँ तक का जो जर्नी था वो कैसा था। होपफुली उतना अभी स्ट्रेस नहीं होगा। गाइस जस्ट रीच्ड माय होम। रास्ते में हम लोग एक जगह पे रुके थे जहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके थे और वो भी इसलिए क्योंकि मतलब सहन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बस रुक ही जाओ। तो वहाँ पे हम 5 मिनट के लिए रुके ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके हमारे बम्स को। और उसके बाद फिर फाइनली अभी घर पहुँच गए हैं कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए। रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि बाइक के जो मेरे सीट के कवर्स थे वो काफ़ी हार्ड थे इस वजह से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बियर किया और कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए अभी फ़िलहाल घर पहुँचे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 11:18। ये था ओवरऑल जर्नी का पूरा समरी। और यहाँ पे मैं अब इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि और कुछ बचा नहीं है अभी ब्लॉग में और काफ़ी ठंड भी लग रही है। यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई है। तो यहाँ पे ब्लॉग को हम एंड करते हैं और मैं आपको जो भी होगा वॉइस ओवर के थ्रू इस वीडियो में आपको बता दूँगा।